starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome back to the Grammar of Science, and we are covering the biology chapters. And first of all, we have covered the digestive system and then circulatory system, and after that we will go for respiratory system today. Starting with the main introduction here, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हर टाइम पे एनर्जी डेवलप हो रही है, एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी में. एंड व्हेन दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूसिंग, याद रखिए कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है. जब भी एनर्जी बनती है कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल होती है. अब जैसे हम देखें कि ये एनर्जी बन कहाँ से रही है, तो मेन जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है जो कि हमें जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे एक सिंगल फॉर्म है दैट इज़ मोनोसेकेराइड, हम इसको बोलते हैं, या फिर ग्लूकोज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है. तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी. ठीक, एनर्जी किस फॉर्म में है हमारे पास? ATP की फॉर्म में. ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है. अगेन ATP भी टूटेगा और उससे एनर्जी निकलेगी. ठीक, वो एनर्जी इस्तेमाल होगी हमारी काम करने के दौरान. हमें हमारी बॉडी हीट बनाती है, वहाँ पे हम बोल रहे हैं, बोलने के दौरान, हम कहीं भाग रहे हैं, भागने के दौरान, यानी वो एनर्जी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी और हर जगह इस्तेमाल होगी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ नहीं आ रही होती तो फर्दर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक सेल होता है, उसके मल्टीपल ऑर्गेनल्स होते हैं. या आप समझिए कि एक घर है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं. बिल्कुल इसी तरह हमारा सेल है, उसके अंदर हर कंपोनेंट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. जिस तरह स्कूल के अंदर मल्टीपल टीचर्स हैं और हर टीचर अपना अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है, बायो के टीचर का अपना काम है, इंग्लिश के टीचर का अपना काम है, बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर हर चीज़ का अपना काम है. एक में ख़ास स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है. ठीक, चलें हम किसी और तरफ निकल गए हैं, लेकिन चलें यहाँ पर देखते हैं. ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी इस प्रोसेस में जब ये टूटेगा. जब भी याद रखें ऑक्सीजन किसी जगह इस्तेमाल होती है, वी कॉल्ड दिस प्रोसेस एज ऑक्सीडेशन. मीन ऑक्सीजन इज एडिंग अप. ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ कहीं ऐड होगी वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगी और एनर्जी रिलीज होगी. ठीक, और हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. अब आप जब सांस लेते हैं तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है. इसका मतलब है हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे सांस निकलने के अमल से बाहर निकल रही है. अच्छा, अब जिस तरह से फ्लेम मतलब आग का फ्लेम गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड करता है, बिल्कुल हमारी बॉडी में भी इसी तरह का प्रोसेस हो रहा है. डोंट थिंक कि हमारी बॉडी लाइट प्रोड्यूस कर रही है, हमारी बॉडी किसी और फॉर्म में एनर्जी निकाल रही है. अच्छा, एनर्जी फूड से आती कहाँ से? जैसे मैंने बताया, ग्लूकोज की फॉर्म में. और ग्लूकोज क्या करता है, टूटता है तो फिर एनर्जी रिलीज करता है. अब यहाँ पर देखें, जिस तरह पौधों के अंदर सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनती है, ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर खुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के अमल से. वहीं पर जो दो चीज़ें निकलती हैं, शुगर. अब जो शुगर निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अच्छा वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए, सॉरी ये चीज़ गलत है, यहाँ पर मेंशन गलत है. शुगर और ऑक्सीजन बनती है. ठीक है, पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, नो डाउट पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का प्रोसेस पौधों में हो रहा है, साथ ऑक्सीजन निकल रही है जो हम इस्तेमाल करें. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर शुगर और ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है बाय दिस माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है. जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी निकालेगा तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. याद रखें, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करेंगे, और क्लोरोप्लास्ट जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी. फोटोसिंथेसिस के नतीजे में फिर दोबारा शुगर और ऑक्सीजन बनेगी. डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देती हूँ. याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंज्यूम जो है वो ह्यूमन सेल कर रहा है, तो ह्यूमन सेल ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा जो यहाँ से निकलेगी. ठीक है, मैं इसको क्रॉस करके यहाँ पर O2 लिख देती हूँ फॉर योर ईज. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करें, इसलिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिख रही हूँ. ठीक है, अच्छा, आई एम सॉरी, ये लेक्चर बनाते हुए मेरे माइंड में मैंने इस पर नज़र नहीं दौड़ाई. ओके, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है जहाँ पे शुगर और ऑक्सीजन दोनों मिल के एनर्जी बना रहे हैं और साइड में बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दीज विल बी यूज्ड अप बाय द प्लांट्स. और प्लांट्स क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करके अगेन बनाएंगे. तो नेचर ने ये साइकिल चलाए रखना है. ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस में रिस्पायरेशन कहाँ पर इन्वॉल्व है?
तो रिस्पायरेशन तब इन्वॉल्व है जब यहाँ पर मुख्तलिफ गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। गैशियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। सो सिंपली हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन ना सिर्फ जो है वो पौधों में हो रही है बल्कि ह्यूमन बींग्स में भी हो रही है, सेलुलर लेवल पर। याद रखें, हम रिस्पायरेशन कहते हैं जो हम सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, वो रिस्पायरेशन नहीं होती, वो ब्रीदिंग होती है। रिस्पायरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब हम किसी गैस, किसी फूड की मदद से कुछ नया प्रोडक्ट्स बनाएं। अब यहाँ पर वही चीज़ रिपीट हो रही है, सूरज एनर्जी देगा इस पौधे को। पौधे के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इंसानों में या जानवरों में मौजूद नहीं होता, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा एंड प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस के अमल से ये दो चीज़ें माना देखा, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीजन कहा था, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। C6H12O6 बेसिकली ग्लूकोज को बोल रहे हैं। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, जैसे ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2 है, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, इसी तरह से ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है हमारे सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, केमिकल एनर्जी निकालेगा, दैट इज़ ATP। और ATP की मदद से हम मुख्तलिफ काम कर सकेंगे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दो और चीज़ें भी निकाल रहा है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस निकालने के दौरान निकाल देंगे अपनी बॉडी से। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलेगा वो ये क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद अगेन ये दो प्रोडक्ट्स दे देंगे। तो ये साइकिल इस तरह से चलेगा। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल रहा है प्लस एनर्जी, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलेंगे। सांस लेने को यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल को रिस्पायरेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये आपकी क्लैरिटी हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन ओवर हियर। आपको ब्रीदिंग का मतलब पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। हम लंग्स के अंदर एयर लेके जा रहे हैं और बाहर आ रही है, अंदर लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन और बाहर लेकर आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हवा में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे लंग्स का अल्लाह ताला ने प्रेशर ऐसे रखा हुआ है कि वो मुख्तलिफ गैसें वापस एज इट इज़ बाहर आ जाएंगी, वो हमारे लंग्स के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं शामिल हो सकेंगी। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं, लंग्स हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, नाक हिल रहा है, विच मीन दिस इज फिजिकल प्रोसेस। और ये बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हो रहा है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी जान छुड़वाने के लिए हो रहा है। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस ये सिंपल है। ठीक है, respiration is totally different from that of the breathing. Why? Because रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे ये फिजिकल प्रोसेस है, रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल की इन्वॉल्वमेंट है। ग्लूकोज इज अ केमिकल, ऑक्सीजन इज अ केमिकल, ATP इज अ केमिकल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल आर केमिकल्स। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है। तो हम इसको बायोकेमिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिंदा चीज़ के अंदर हो रहा है। आपने किसी मुर्दे को सांस लेते हुए नहीं देखा होगा, किसी कुर्सी ने, किसी मट्टी ने सांस नहीं लिया होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है जो कि एक बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हो रहा है। ये सेल के अंदर हो रहा है, याद रखें, ये ऑर्गन लेवल पर हो रहा है, ये सेलुलर लेवल पर हो रहा है। रिस्पायरेशन सेलुलर लेवल पर होती है, ब्रीदिंग ऑर्गन लेवल पर होती है। अच्छा, ये कुछ और डिफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप इनके साथ एडअप कर लें। फिर प्रोड्यूसेस एनर्जी इन अ सेल, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रीदिंग का प्रोसेस एनर्जी यूज कर रहा है। अनदर वेरी बिग डिफरेंस, ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी बन रही है, जहाँ पर देखिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP निकल रही है। ठीक है, अच्छा, तो हमने कुछ और डिफरेंसेस पढ़े हैं, जैसा कि एनर्जी के बारे में कि रिस्पायरेशन में एनर्जी बन रही है, ब्रीदिंग में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से हमने पढ़ा कि ये केमिकल प्रोसेस है और वो फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हमने ये पढ़ा कि कोई इसमें हमने ये पढ़ा कि ये सेलुलर है, रिस्पायरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस और ब्रीदिंग इज अ ऑर्गन प्रोसेस, यानी ऑर्गन के अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर। लंग्स आर ऑर्गन्स, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल, सेल के छोटे हिस्से हैं, सेलुलर लेवल पर हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एयर पैसेज वे क्या है, जहाँ से हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है ब्रीदिंग से और एंड पे जाता है रिस्पायरेशन पर। ब्रीदिंग के दौरान हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं ना, एक दफ़ा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली गई, सेल के पास ऑक्सीजन चली गई, फिर सेल जो है वो इस्तेमाल करेगा इस ग्लूकोज को, ऑक्सीडेशन करेगा इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, और फिर उससे एनर्जी निकलेगी। तो पहले प्रोसेस ब्रीदिंग का है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग है, सेकंड स्टेप सेलुलर रिस्पायरेशन है। ओके, तो
एयर पैसेज वे को हम देख लेते हैं, ये ब्रीदिंग हो कैसे रही है। तो हमारे पास एयर पैसेज वे के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा एयर पैसेज है इट शुड बी थिन, इट शुड बी मॉइस्ट। थिन क्यों होगा? क्योंकि वो इजीली हवा को अंदर लेके जाए। आप याद रखें कि एक बलून की सरफेस कितनी थिन होती है, उसको बहुत आसानी से वो अपने अंदर गैस को भर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो एयर पैसेज वे है इट शुड बी थिन, इट शुड नॉट बी थिक जस्ट लाइक अदर ऑर्गन्स, ताकि वो अपने अंदर हवा भर सके। ठीक, अच्छा, ट्रांसपोर्ट करना काम हो इसका गैसेस का, ठीक, और मॉइस्ट हो, नरम हो और नम हो, इसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन हो। पानी की कंसनट्रेशन नहीं होगी, हवा गर्म या ठंडी लग सकती है हमें। पानी का बेसिक फंक्शन क्या है? ये हमें थर्मो रेगुलेटर के तौर पे काम करता है, हीट रेगुलेशन करता है, क्योंकि गर्म हवा या सर्द हवा हमारे लिए फिर हमें उतना इफेक्ट नहीं पहुंचाती। ठीक है, ओके। ब्रीदिंग कैसे हो रही है? एयर इन कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, किस फॉर्म में? ऑक्सीजन में, और एयर आउट कर रहे हैं किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर एयर इन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर आउट जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि इस एयर पैसेज में है क्या है। दो तरह के ट्रैक हैं, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आपको बाहर से नजर भी आता है थोड़ा सा, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आपके लंग्स में है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेन 3 पोर्शन है। नेजल कैविटी जिसको हम नाक बोलते हैं, नाक के अंदर की कैविटी। ठीक है, कैविटी हर उस जगह को बोलते हैं जो अंदर से खाली हो, होलो। आपकी आंख कैविटी, आपकी आंख को बाहर निकाल दें, अंदर कैविटी बन जाएगी, लेकिन आपकी आंख इन इटसेल्फ कैविटी नहीं है। आपके मुंह के अंदर कैविटी है, आपके स्टमक के अंदर कैविटी है, आपके हाथ के अंदर कोई कैविटी नहीं है। तो जो चीज़ अंदर से खाली होगी, होलो होगी, दैट विल बी अ कैविटी। नेजल कैविटी, नाक की कैविटी। फेरिंग्स इसके नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, और लेरिंग्स वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकल रही है हमारी, दैट इज लेरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये ट्रेकिया आ जाता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई आ जाते हैं, और फिर लंग्स आ जाते हैं। हम इनके वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यही पैसेज वे मैंने यहाँ पर दे दिया है। ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है, 2 लंग्स हैं हमारे पास और एयर पैसेजेस अवेलेबल है। पाथवे नोज से शुरू होगा, नोज से फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। इट्स वेरी सिंपल, NPLTBB। ठीक है, NPLTBB, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेजल पैसेज पे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेजल पैसेज में क्या चीज़ अवेलेबल है? नेजल पैसेज बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आपको बाहर से नजर आ रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल ओपनिंग भी इसकी अवेलेबल है। बाहर से ये 2 पार्ट्स में लगता है, अंदर जाके मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, नोस्ट्रिल पीछे जाएंगी तो नेजल कैविटी बनाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर नाक की हड्डियों को लिखा हुआ है, मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, मैंने डाल ली, लेकिन आप पिक्चर को और से देखें तो 2 नोस्ट्रिल हैं, ये जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, अंदर जाके ये जो है वो 2 नेजल कैविटीज़ बनाएंगे। और नेजल कैविटी के आसपास बहुत ज़्यादा छोटे दिमाग के सेल्स हैं। दिमाग के सेल्स का मतलब है नर्व सेल्स हैं। और नर्व सेल्स क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे कान में नर्व सेल्स हैं, मुंह में नर्व सेल्स हैं। कान के नर्व सेल्स सुनने में मदद देंगे, दिमाग को बताएंगे हम क्या सुन रहे हैं। इसी तरह मुंह के नर्व सेल्स हमें बताएंगे हम क्या खा रहे हैं। नाक के नर्व सेल्स हमें बताएंगे हम सूंघ क्या रहे हैं, हमें स्मेल किस चीज़ की आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इस नेजल कैविटी के अंदर ना आपको बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी, जैसा कि म्यूकस, नज़ला, वाटर। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर है, लेकिन ये समझ लें वेपर्स की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में वाटर है। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर छोटे छोटे बाल भी नजर आएंगे, बड़े बड़े बाल भी नजर आएंगे। सिलिया बहुत छोटे बालों को कहते हैं, जो कि यहाँ से पार्टिकल मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको फ्लू हो जाए तो आपका जो भी फ्लू है वो सारे का सारा नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आएगा और आपके एयर पैसेज वे को क्लियर करेगा। फ्लू का बेसिक मकसद आपके एयर पैसेज वे को क्लियर करना है। प्लीज़ डोंट टेक एनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। आप फ्लू को, जैसे ही आपको फ्लू आप इसको होने दें, ये जस्ट आपके नेजल कैविटी को क्लियर करने के लिए होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर ना कुछ सेल्स हैं जो कि इस तरह पानी यहाँ से निकालेंगे। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सिलिया या हेयर्स बनाएंगे। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि इस नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस रिलीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सेल्स नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस रिलीज करते हैं उनको हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वार्म, मॉइस्चर या फिल्टर इनकमिंग एयर। ये गॉबलेट सेल्स का दूसरा फंक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट विल वार्म, मॉइस्चर एंड फिल्टर्स इनकमिंग एयर। यानी गॉबलेट सेल का ये काम है, ये म्यूकस रिलीज करेंगे। और म्यूकस का क्या काम है? एक तो ये गर्म रखेगा, अंदर बॉडी के टेम्परेचर के साथ हवा को मैच करवाएगा। मॉइस्चर यानी कि थोड़ा सा नम कर देगा। याद रखें, खुश्क हवा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर फिल्टर भी करेगा। फिल्टर का मतलब है कि जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो हमारे हेयर्स, सिलिया या म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे, वो आगे हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकेंगे, हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा सकेंगे। और याद रखें, उसमें कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कुछ
ख़राब चीज़ें हो सकती हैं जो बॉडी के अंदर जाएंगी तो नुकसान देंगी। यही वजह है कि यहीं पर वो फिल्टर्स अल्लाह ताला ने लगा दिए हैं ताकि इनकमिंग एयर बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पाक हो के अंदर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, म्यूकस का फंक्शन लिख दिया। अब हमने सिलिया का कहा। सिलिया क्या है? सिलिया जो है वो मूव ट्रैप्ड पार्टिकल्स टू द फेरिंग्स। ये सिलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपकी आईज के छोटे छोटे बाल हैं, ये बड़े बड़े बाल हैं, लैशेज, आई लैशेज हैं, वो बाल हैं, हेयर्स हैं, लेकिन सिलिया छोटे बालों को कहा जाता है जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, या फिर अंदर लेके जाएगा या फिर बाहर करेगा। स्वेलोड मतलब अंदर लेके जाएगा, स्पिट आउट मतलब बाहर फेंकेगा। रिजल्ट्स, एयर रीचिंग लंग्स इज वार्म, मॉइस्ट एंड क्लीन। तो अब जो हवा लंग्स तक पहुंचेगी वो बिल्कुल साफ होगी, उसमें वाटर कंटेंट होगा और बिल्कुल क्लीन होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मे भी नई चीज़ें हों। जब आप नेजल कैविटी से बैक साइड पे जाएं तो मैंने इस नेजल कैविटी को इस तरह खोल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखें तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एपिग्लॉटिस पढ़ा था। एपिग्लॉटिस कवर अप करता है विंड पाइप को, हवा की नाली को, जब हम खाना खा रहे हों, और ये एसोफेगस को कवर करता है जब हम सांस ले रहे हों। यही वजह है कि हमें एक ही टाइम पे हम सांस लेना और खाना निगलना, ये दोनों काम एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। और एक बंदा जिसका जो खाना खाते हुए बातें करेगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके जो खाने का मवाद है वो उसकी विंड पाइप में चला जाएगा, ब्रोंकाई में चला जाएगा, और इससे उसको शदीद रिएक्शन का सामना हो सकता है, इवन बंदों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो खाना खाने के दौरान बातें करने से नबी पाक ने मना फरमाया है। इसीलिए मना फरमाया है कि खाना खाने के दौरान जो है वो सांस की नाली में, इतने लोगों की डेथ हुई है इस वजह से कि सांस की नाली में रोटी का लुकमा चला जाता है या कोई चीज़ चली जाती है। ठीक है, अच्छा खैर, अब यहाँ पर हम ये देखें तो एपिग्लॉटिस के नीचे देखें हायोइड बोन है। हायोइड बोन जो है वो ये कवर अप कर रही है, इस एपिग्लॉटिस को सहारा दे रही है। इसके नीचे जाएँ तो थायराइड है। आपको औरतों में तो नहीं आता, मर्दों में, मेल्स के अंदर यहाँ पर आपको ना गले के अंदर बिल्कुल एक उभरी हुई चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे जो है वो सिरक्वाइड है, ये भी कार्टिलेज है। ठीक है, थायराइड और सिरक्वाइड ये दोनों कार्टिलेज है। कार्टिलेज नरम हड्डी को बोलते हैं, और इसके नीचे ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप बोल रहे हैं, हवा यहाँ से जाती है। खैर, यहाँ से जाएंगे तो नेजल कैविटी पीछे, ये सारा नाक है, नेजल कैविटी पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ से मिलेगी इस ओरल कैविटी के साथ। ये देखें जहाँ पर ये येलो और ग्रीन कलर मिल रहे हैं, बेसिकली ये ओरल कैविटी है। अब आप यहाँ पर देखें, ओरल का ओ लें और इसका नेजल कैविटी लें, तो अब ये फेरिंग्स, नेजल कैविटी फेरिंग्स के मकाम पर ओरल कैविटी से मिल रही है। क्योंकि ये नेजल कैविटी फेरिंग्स के साथ मिल रही है तो हम इसको नेजोफेरिंग्स बोल सकते हैं। इस तरह ओरल कैविटी फेरिंग्स के साथ मिल रही है तो हम ओरोफेरिंग्स कह सकते हैं। इसी तरह से लेरिंग्स के साथ जब फेरिंग्स मिल रहा है तो हम लेरिंजियोफेरिंग्स बोल सकते हैं। खैर, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको सिखाने के लिए है। अच्छा, पीछे एपिग्लॉटिस हमने पढ़ लिया कि ये कवर अप करता है विंड पाइप को जब हम खाना खा रहे होते हैं, और जब हम सांस ले रहे होते हैं इट विल कवर द फूड पाइप। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर लेरिंग्स नजर आ रहा है। ये सारा पोर्शन ऊपर वाला फेरिंग्स है, नीचे लेरिंग्स है, यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। उसके नीचे साथ आपको एसोफेगस नजर आ रहा है और ट्रेकिया नजर आ रहा है। अच्छा, एसोफेगस खाना खाने वाली नाली है, फूड वाली नाली है जहाँ से हमारा खाना जाएगा, और ट्रेकिया जो है वो हमारा हवा वाली नाली है जहाँ से हमारी हवा जाएगी। तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस पैरेलल नीचे जाएंगी। एसोफेगस जाएगा स्टमक में, और फिर आगे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन आती है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, और ट्रेकिया आगे जाएगा लंग्स में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये सारा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड हियर, और ये बहुत ही ईजी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास विंड पाइप आ जाता है। विंड पाइप को हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। ट्रेकिया क्या करता है, आगे दो ब्रांचेस बना रहा है। ये देखें आपको लंग्स से पहले दो ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ठीक है, हम इन दो ब्रांचेस को प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकस, सिंपली ब्रोंकस कह सकते हैं। ब्रोंकस आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। ये देखें, एक दफा ब्रोंकस लंग्स के अंदर इंटर हो गया और उसने मल्टीपल ब्रांचेस निकालना शुरू कर दी, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी के आगे मजीद टर्शरी ब्रांचेस निकलती हैं जहाँ से सैक बन रहे हैं। ठीक है, ये सैक है एक पूरा, अंगूरों के गुच्छे को पूरा सैक कह रहे हैं। जब हम इस सैक को ओपन अप करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस सैक के अंदर आपको छोटी छोटी डक्ट्स नजर आएंगी। हर डक्ट कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के साथ। याद रखें, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यही ब्लड वेसल्स हार्ट से आती हैं लंग्स के पास, ताकि ऑक्सीजन उनके अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो सके। तो यही वो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेंगी, और लंग्स क्या करेगा, ब्लड की ऑक्सीजनेशन करेगा। अच्छा खैर,
अब आगे वो न्यूमोसाइट्स हैं। न्यूमो का वर्ड जो है वो यूज़ होता है लंग्स के लिए, जैसे नमूनिया है लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। साइट सेल को बोलते हैं। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट का मतलब है एक तरह के सेल्स हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, कैपिलरीज हैं, अल्वुलर, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज वो सेल्स हैं जो जब बीमारी आएगी, कोई यहाँ पे जरासीम आएगा तो इसको फ़ौरन से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैक्रोफेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स की तरफ सांस लेने से अंदर बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है ना। लंग क्या कर रहा है, नेज़ल कैविटी से अंदर हवा जो आ रही है, अगर उसमें कोई भी जरासीम या कोई भी छोटी चीज़ अंदर बिलफर्स पहले तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि पीछे म्यूकस भी है, सिलिया भी है। नेज़ल कैविटी में अल्लाह ताला ने पूरा इंतजाम रखा है कि हवा फिल्टर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ आ गया तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस हैं जो कि उस फ़ौरन उसको खा जाएंगे, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर ना एंटर हो सके और बीमारी ना फैला सके। ठीक, अब इसको भी खोलें तो यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं। और रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं इन लंग्स को, ताकि हम जब सांस बाहर निकालें तो निकल जाए। और ऑक्सीजन इसके अंदर आ रही है ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जाए हार्ट के पास, और हार्ट इसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करे आयोटा की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ मेरी बातें समझ नहीं आ रही, आप आयोटा को जानने के लिए सेकंड चैप्टर की तरफ जाएं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे मैंने आयोटा यानी हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ाया हुआ है। तो अगेन इसको कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास लेरिंग्स है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एक तरफ लेफ्ट लंग है और एक तरफ राइट लंग है। ठीक हो गया। फिशर इस क्रैक को बोल रहे हैं जो लंग्स के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से लंग्स, ये जो राइट लंग है ये 3 लोब्स में डिवाइड हो रही है। अपर लोब है, ये मिडल लोब है, ये लोअर लोब है। और लेफ्ट लंग की 2 लोब्स हैं। ये अब अंदर से दिखाया हुआ है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन इसी तरह से इसके भी बीच में फिशर है। तो फिर इसलिए हम जब फिशर आ जाए या ये क्रैक आ जाए तो हम इस पूरे को एक लोब बनाएंगे, दूसरी इसको तीसरी। स्टूडेंट्स, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं और राइट लंग में 3 लोब्स हैं। फिर ये ट्रेकिया देखें, अगर मैं इसको खोल के इधर पढ़ूँ तो ट्रेकिया जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में और फिर टर्शरी ब्रोंकस में जाएगा। टर्शरी ब्रोंकस के साथ सैक एसोसिएटेड है। सैक अंगूर के गुच्छों की तरह बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सैक्स हैं, जिनको हम जो है वो डक्ट्स और अल्वेलाई बोल रहे हैं। और ये जो अल्वेलाई हैं इनका काम है, ये सिंगल सेल्ड हैं। एक अल्वेलाई को अगर आप खोल के देखें तो हर अल्वेलाई में न्यूमोसाइट्स यानी टाइप्स ऑफ लंग सेल्स हैं, कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स हैं, और मैक्रोफेजेस यानी इम्यून सेल्स हैं। तो यहाँ पर देखें 3 निज़ाम अल्लाह ताला ने मिलकर बनाए हुए हैं। लंग्स के सेल्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी अवेलेबल है और इम्यूनिटी सिस्टम भी अवेलेबल है। और यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। रेड ब्लड सेल्स कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन और गिव ऑफ कर रहे हैं, दे रहे हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालेंगे बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो इट विल गेट इनटू द एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल फिर जाएंगे हार्ट के पास और वहाँ से सर्कुलेशन हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आता, यू कैन जस्ट आस्क इनटू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन इट फॉर यू। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग्स को। तो लंग्स जो है वो इसकी लोकेशन क्या है, 2 लंग्स अवेलेबल है, हम पढ़ चुके हैं। थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं, जहाँ लंग्स है इसको थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। इस तरह से नीचे वाला रीजन एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। इस लंग को अगर हम इसके बाहर वाले, ये देखें यहाँ से इन्होंने कट लगाया हुआ छोटा सा, अगर आपको नजर आ रहा हो, इफ आई कैन जूम दिस, यहाँ पे इन्होंने देखें कट लगाया हुआ है और इस कट को इन्होंने नीचे खोला हुआ है। आई एम सॉरी, इस कट को इन्होंने नीचे खोला हुआ है। लेट मी सिलेक्ट द पॉइंटर। इस कट को जब इन्होंने खोला हुआ है तो देखिए आपको बाहर एक कवरिंग नजर आ रही है, जिसको हम लंग्स की कवरिंग बोल रहे हैं। कवरिंग या प्लूरल का लफ्ज लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह रीनल का लफ्ज किडनी के लिए, कार्डियक का लफ्ज हार्ट के लिए और हेपेटिक का लफ्ज लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उस तरह से प्लूरल का लफ्ज लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आउटर प्लूरल लेयर है जो सबसे बाहर है, फिर प्लूरल स्पेस है, दरमियान में स्पेस है, ये वाटर से भरी हुई होती है या कोई लिक्विड होता है इसके अंदर, और फिर इनर प्लूरल है। तो 3 लेयर्स कवर अप करी हैं लंग्स को ताकि लंग्स प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, फिर इसी तरह से थोरेसिक कैविटी में है। अच्छा, ये लंग्स रिब्स के साथ हैं। इंटर कहते हैं अंदर की, कोस्टल कहते हैं रिब्स को। इंटरकोस्टल यानी रिब्स के दरमियान अंदर मसल्स प्रोटेक्टेड बाय रिब्स इनको प्रोटेक्ट कर रही है, एंड इंटरकोस्टल मसल ऐसे मसल जो रिब्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कैसे है, एक आउटर प्लूरल लेयर है, एक इनर प्लूरल लेयर है, तो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और दरमियान में इन 2 डबल लेयर के दरमियान में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, यानी लंग्स का फ्लूइड है। ठीक हो गया।
स्ट्रक्चर कैसे है कि इसके पास अल्वेओलाई हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़े। अल्वेओलाई क्या है, बिल्कुल गोल गोल अंगूर की गुच्छों की तरह हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ग्रेप के बंचेस जैसे हैं। और फिर लार्ज, ये क्यों ज़्यादा गोल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया लार्ज हो, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा इतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज जो है वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्वेओलाई का इनर सरफेस कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर लाजमी होना चाहिए। मॉइस्चर किसमें हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है। इजीली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। सो दिस विल हेल्प अ लॉट टू एक्सचेंज द गैशियस एक्सचेंज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटी आ गई। नेजल कैविटी ये ब्लू रीजन है, ठीक है। नेजल कैविटी में हमारे पास फिर फेरिंग्स आ गया, इसके बाद लेरिंग्स आ गया। लेरिंग्स में 3 चीज़ें आएंगी, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड सर्कॉइड कार्टिलेज। ये दोनों कार्टिलेज की टाइप है, वो ऊपर एपिग्लोटिस है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एपिग्लोटिस क्या करेगा। एपिग्लोटिस कवर अप करेगा विंड पाइप को जब हम खाना खा रहे होंगे, एंड इट विल कवर द फूड पाइप व्हेनेवर वी विल बी ब्रीदिंग। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल फोल्ड्स हैं, जिनसे हम बोलते हैं, वोकल वॉइस से निकला है, ठीक है। फिर ट्रेकिया है, ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। दिस इज लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग। राइट लंग में मैंने आपको बताया 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं। और फिर ये आगे देखें कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच एंड हो रही है सैक में। और सैक देखें, उसके आगे अंगूर के गुच्छे हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह जो सेल्स हैं, और हर सेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 3 तरह की यहाँ पर चीज़ें होंगी। इम्यूनिटी सेल्स अवेलेबल होंगे जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं। कोई भी अगर जरासीम इधर तक पहुँच चुका है, वैसे तो पहुँच ही नहीं सकता, लेकिन अगर पहुँच गया तो वो फ़ौरन से इसको खा जाएंगे। अगर इम्यून सेल्स के साथ रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स एक्सचेंज करवाएंगे, गैशियस एक्सचेंज। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, यहाँ से जाएगा इस ट्रेकिया के रास्ते के थ्रू नाक से बाहर, और अंदर जो हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं वो इंटर हो जाएगी उस रेड ब्लड सेल के पास। याद रखिए, एट टाइम एक रेड ब्लड सेल, एक एरिथ्रोसाइट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक वक्त में एक रेड ब्लड सेल 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। यहाँ से वाजे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नज़र भी आ रहा है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ O2 है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगाया, ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का पार्ट है, लेकिन चलें आप इसको थोड़ा सा याद रखने की, इसमें मल्टीपल चीज़ें याद रखने की कोशिश करें। लंग्स के बाहर के टिश्यूज़ लिखे हुए हैं, कनेक्टिव एल्वेलर, सैक एल्वेलर, डक्ट है, म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस की लाइनिंग है जो कि म्यूकस को रिटेन रखती है, अपने पास रखती है। तो ये ओवरऑल डायग्राम है। इसमें से भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, यू कैन जस्ट आस्क मी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो हमारे जो उसका स्ट्रक्चर था दैट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। थैंक यू सो मच।